आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये है इमरान खान, ये है अर्दोगान, रेसेप तैयब अर्दोगान। दोनों की दोस्ती अभी बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है। कश्मीर मसले में भी टर्की ने भारत को अपोज किया, तो आज हम जानेंगे कि क्यों टर्की पाकिस्तान के इतना साथ है और भारत को अपोज करता है। और हम काफ़ी कुछ इसमें जानने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, स्टडी ग्लोस का टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अभी 7,500 तकरीबन सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इंस्टा ट्विटर दोनों पे ही मैं आ गया हूँ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, मुझे आप फॉलो करें। अपडेट्स डालूंगा तो जब मैं ट्रैवल करूंगा तो अपडेट्स डालूंगा, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सवाल पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये फोटो आपने देख ली, अब आप ये देखिए। ये है मोदी जी, ये है अर्दोगान। तो क्या ऐसा है, देखिए आप ये फोटो पे मत जाइए। आपको लग रहा होगा कि जिस तरीके से समय है ना, मोदी जी और अर्दोगान, अर्दोगान तो कैमरे को देख रहे हैं, मोदी जी ऐसा लग रहा बड़ा गुस्सा गए हैं। तो असली में ऐसा ही चलता है। पाकिस्तान के साथ है टर्की और भारत को इतना तवज्जो नहीं देता। क्या वाकई में ऐसा है? चलो हम एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। ये है वर्ल्ड मैप। देखो टर्की, ये वाला जो पूरा यूरोप का एरिया है ना, पहले आप समझो टाइमलाइन। मैंने वैसे सब कुछ समझाया ही है। एंशिएंट हिस्ट्री आप उठा के देखिएगा। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर पे मेरे लेक्चर्स है। रोमन एम्पायर का उदय हुआ तो ये पूरा का पूरा यूरोप जो है वो उनके कब्जे में आ गया। ये आप देख रहे हैं ना। उसके बाद 14th सेंचुरी में ऑटोमन्स का उदय हुआ तो रोमन एम्पायर का पतन हुआ। बाइजेंटीन एम्पायर जिसको बोला जाता है, उसका पतन हुआ। और उसके बाद ऑटोमन्स ने वर्ल्ड वॉर 1 जब तक नहीं हुआ तब तक इस एरिया को डोमिनेट किया। हालांकि 18th 19th सेंचुरी आते आते ऑटोमन एम्पायर कमजोर होने लगा था, लेकिन इधर रशिया था, रशिया अपना आधिपत्य, रशियन एम्पायर भी बहुत बड़ा था, और इधर ऑटोमन, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन्स टूट गया, ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया। और इसको एनाटोलिया पेनिनसुला बोला जाता था, जहां पे आज का टर्की। टर्की आप देख पा रहे हो ना। रुको यार, एक तो मेरा पेन जो है ना, मैं आपको दिखाता हूं। ये है टर्की। ठीक है, ये आधा यूरोप में है, आधा एशिया में, इसलिए टर्की काफी लिबरल है क्योंकि यहाँ पे यूरोप की छाप रही है। टर्की की कैपिटल अंकारा, इस्तांबुल इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट शहर है। तो ये जो टर्की है ये पूरा एनाटोलिया पेनिनसुला था। तो यहां पे छोटा सा टर्की हो गया वर्ल्ड वॉर 1। अब वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। वर्ल्ड वॉर 1 पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। साथ ही साथ ऑटोमन एम्पायर तो मैंने कवर नहीं किया, लेकिन रोमन एम्पायर में इसकी कहानी बताई है। तो आप देखिएगा रोमन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री के मेरे लेक्चर्स हैं। ये आया आपका टर्की। वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की केमल पाशा अतातुर्क, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न टर्की बोला जाता है, और टर्की काफी लिबरल है। टर्की एक इस्लामिक देश है, उसके बावजूद अगर इस्लामिक नेशंस की बात करें, सबसे ज्यादा लिबरल है टर्की। यहां औरतों को पूरे राइट्स यहां पे दिए जाते हैं और एक तरीके से बढ़िया है टर्की में। लेकिन जब से अर्दोगान आए हैं तब से चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। वो एक पहले के इस्लामिक एरा को वो ऑटोमन एम्पायर में बिलीव करते हैं। जैसे केमल पाशा अतातुर्क को तो काफी डेमोक्रेसी को काफी तवज्जो देते थे और काफी एक तरीके से लिबरल उनका अप्रोच था। अर्दोगान का कंजर्वेटिव अप्रोच है, हाईली कंजर्वेटिव अप्रोच है। उनको पुरानी ख्यालात में वो उलझे हुए हैं और एक तरीके से टर्की का इस्लामीकरण कर रहे हैं। अब वैसे तो इस्लामिक नेशन है, बट यहाँ पे टर्की की अगर बात करें तो यहाँ पे सब धर्मों की जगह, क्योंकि देखिए ये ऑटोमन एम्पायर था तो बहुत सारे चर्चेस भी हैं यहाँ पे, ऐतिहासिक चर्चेस। अब उन चर्चेस को मॉस्क में बदलना, म्यूजियम्स को मॉस्क में बदलना, ये भी अर्दोगान कर रहे हैं। खैर वो एक अलग कहानी है। ये है पाकिस्तान। देखो टर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, पहले आप इनके रिलेशंस को जब समझ लेंगे तो अपने आप आपको कहानी समझ आ जाएगी। टर्की की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की एम्बेसी है अंकारा में, कॉन्सुलेट है उनका इस्तांबुल में। तो 2016 से ही लगातार टर्की और पाकिस्तान काफी ज्यादा करीब आ गए हैं एक दूसरे के। टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देखिए ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक टाइज है। जब पाकिस्तान बना था तो टर्की पहला देश था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया, मतलब वन ऑफ द फ्यू नेशंस में से था जिसने पाकिस्तान को तुरंत रिकॉग्नाइज किया। आप अपना देश बना सकते हैं, आपको पता है, लेकिन अगर उसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करे तो रिकॉग्निशन पे होता है, वरना फायदा क्या है। तो यहां पे जो टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ब्रिटिश राज ने भर भर के सिपाही भेजे, भर भर के सिपाही मतलब फाइनेंशियल एड दी, पैसा दिया टर्की को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। हमारे यहां खिलाफत मूवमेंट चला। टर्की में जो कैलिफ थे, ठीक है भैया, यह जो कैलिफेट थी टर्की में, ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा था और कैलिफ थी, तो वो पूरी दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए
एक फादर फिगर थे, है ना, धर्मगुरु थे। तो भारत में भी जितने भी मुस्लिम्स रहते थे वो कैलिफ को एक फादर फिगर मानते थे। तो एक तरीके से अब ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है, ये पहले तो भारत के पास ही था, लेकिन यहाँ पे ये मुस्लिम मेजोरिटी था। तो वो भी कैलिफ को धर्मगुरु देखते थे कि मतलब ये सबसे बड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान और टर्की के आज से नहीं, बहुत पहले से हिस्टोरिकल टाइज हैं। फिर टर्की जो है पाकिस्तान की पोजीशन को सपोर्ट करता है कि बिल्कुल कश्मीर पे प्लेबिसाइट होना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं कि कभी भी कश्मीर में प्लेबिसाइट हो ही नहीं सकता, अब तो हो ही नहीं। देखिए, कश्मीर पहली बात तो भारत पूरा पाकिस्तानी हमारा है, आप कश्मीर तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो कश्मीर में प्लेबिसाइट होने का कोई चांस ही नहीं है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। उसको तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पाकिस्तान इसमें बड़ा खार खाया हुआ था, इसमें भी टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, है ना। तो दोनों ही देश जो हैं वो कार्देस्लर एक दूसरे को बोलते हैं, मतलब टर्किश में मतलब ब्रदर्स होता है, भाई, कि हम लोग तो कार्देस्लर हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो टर्की पाकिस्तान 1947 जैसे ही पाकिस्तान बना, तुरंत ही टर्की ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया और तुरंत ही डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश कर लिए। मोहम्मद अली जिन्ना तो टर्की की तारीफ करते करते नहीं थकते थे। मुस्तफा केमल अतातुर्क से उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। और जो परवेज मुशर्रफ थे, टर्की में ही परवेज मुशर्रफ का काफी वक्त टर्की में ही बीता है। मिलिट्री ट्रेनिंग इन्होंने टर्की में ही ली है। जिन्ना को टर्की में ऑनर किया गया है। तो एक तरीके से टर्की और पाकिस्तान के जबरदस्त रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत जबरदस्त है। रिसेप तैयब अर्दोगान को निशाने पाक, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड होता है ना, वो दिया गया है। और आपको बता दूं कि 4th वर्ल्ड लीडर हैं ये, चौथे हैं रिसेप तैयब अर्दोगान, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोले हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की बात करें तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। राइस, सेसमे सीड्स, लेदर, टेक्सटाइल। और टर्की भी वीट हो गया, चिकपीस हो गया, डीजल, केमिकल, ट्रांसपोर्ट, ये सब टर्की 2020 तक 1 बिलियन, 2010 तक ये $1 बिलियन था, और अभी दोस्तों और हो गया है ये। हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशंस के बारे में मैंने आपको बताया ही भाई, पर्शियन हो गया और हेलेनिस्टिक पीरियड में हो गया, टर्को मंगोल कल्चर्स हो गया, ये सब पाकिस्तान में आपको मिलेंगे। एंशिएंट पर्शिया जो है वो एनाटोलिया से इंडस रिवर तक था, है ना। तो भाई अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पाकिस्तान का एरिया, उस समय पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब ट्रेड रूट पहले से ही, हमने ट्रेड्स जो हैं, कल्चरल रिलेशन बहुत पहले से हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो है, देखिए ये पहले भारत का हिस्सा था। अगर हम बात करते हैं आज के पाकिस्तान की, तो ये भारत का हिस्सा था। तो जितने भी इन्वेजन्स होते थे पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान के थ्रू ही भारत में होते थे। और अलेक्जेंडर ने भी हेलेनिस्टिक पीरियड जब बनाया तो यहां से ही इसकी शुरुआत की। तो कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट एंशिएंट एम्पायर्स आए हैं वो यहां पे ही आए हैं, पाकिस्तान से ही उनकी एंट्री हुई है। इसीलिए वो पाकिस्तान को, और कुछ तो यहां पे ठहर गए। यहां पे आपको टर्किक ईरानिक पीपल्स भी मिलेंगे। इनफैक्ट जो फूडिंग है वो भी टर्की और पाकिस्तान की काफी हद तक मिलती है। दोनों ही हनाफी स्कूल ऑफ सुन्नी इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, जो ऑटोमन एम्पायर और मुगल एम्पायर करते थे। और बहुत सारे टर्क्स जो हैं, जो पाकिस्तानियों ने डोनेशंस दी टर्की को, टर्की के बनने के समय, मतलब जब उस समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, वो अभी भी नहीं भूले हैं। फिर खिलाफत मूवमेंट की आपको पता ही है, 1920s में खिलाफत मूवमेंट, वो एक तरीके से टर्की के लिए ही तो था, है ना। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो दोनों ही का रिलेशन और ज्यादा खतरनाक हो गया। खतरनाक मतलब और ज्यादा ताकतवर हो गया है। इमरान खान जो है वो टर्की गए हैं। उसके बाद फिर रिसेप तैयब अर्दोगन फरवरी में, अभी 2020 में ही, पिछले साल पाकिस्तान आए थे। और दोनों ने ही एक दूसरे का भर भर के साथ दिया है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सब बहुत जबरदस्त। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में भी टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। ये सब हुआ है। ट्विन सिटीज आपको बता दूं कि लाहौर और इस्तांबुल, पाकिस्तान और टर्की बहुत सारे सिस्टर सिटीज हैं। मतलब इन दोनों में इनके शहर जो हैं, पाकिस्तान का जो लाहौर है वो बहुत हद तक इस्तांबुल से कॉपी है, मतलब मैच करता है। इनको सिस्टर सिटीज या ट्विन टाउन्स भी बोला जाता है। इस्लामाबाद, अंकारा, कराची, कोनिया, ये सब। अब हम बात, ये तो चलिए पाकिस्तान और टर्की के रिलेशंस की बात हो गई। मुझे पता है दोस्तों कि मेरी पीपीटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहती। इसका रीजन ये है कि मेरे को इतना वक्त नहीं मिलता है। मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है दोस्तों, दिन भर में मुझे 6 से 7 लेक्चर्स करने होते हैं। तो इसीलिए मैं जल्दबाजी में इस तरीके की पीपीटीज बना देता हूं, और जितनी नॉलेज आपको बोल के बता देता हूं। तो आप लिख भी सकते हैं, या कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप फटाक से लेक्चर सुन लीजिए 2x में। आधे घंटे का लेक्चर 15 मिनट में
खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द मैं लाइव आने वाला हूं, ये आपके लिए खुशखबरी है। बहुत जल्द मैं डिजिटल बोर्ड पे लाइव पढ़ाऊंगा, आपसे वादा है। शायद 2-3 महीने में ही, मे बी मार्च से जब मैं शुरू करूं तो लाइव पढ़ाऊंगा। भागवत गीता की बात करें, भागवत गीता पे मैंने अनाउंसमेंट की थी कि मैं लेक्चर लूंगा। परसों से नहीं, कल से लेक्चर आएगा। हमने कम्युनिटी टैब में डाल भी दिया है, भागवत गीता पे कल से लेक्चर आएगा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं जब से अनाउंसमेंट की, सर कब आएगा कब आएगा। मैंने संडे बोला था ना, कल लाऊंगा मैं। कल से लगातार भागवत गीता पे सीरीज चलेगी, तो इसीलिए पीपीटी थोड़ा सा आप इसमें कॉम्प्रोमाइज करिए। तो अब हम बात करते हैं, देखिए टर्की और पाकिस्तान, ये तो अभी हमने इनके रिलेशंस को देख लिया। भारत से इतने अच्छे रिलेशंस क्यों नहीं है, और क्यों पाकिस्तान को टर्की ज्यादा फेवर करता है। हालांकि जो मैंने अभी आपको बैकग्राउंड बताया उससे आप समझ ही गए होंगे क्यों करता है, लेकिन और भी इसके रीजंस है। देखिए भारत ने क्या स्टैंड लिया है आप समझिए। टेरर फाइनेंसिंग, कश्मीर और टेरर फाइनेंसिंग करता है टर्की। टेररिज्म, देखिए पाकिस्तान, आपको पता ही है कि कश्मीर में जो भी आतंकवाद है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। ज्यादातर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे राजनाथ सिंह क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, कि हम तब तक पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवाद पे कुछ करता नहीं है, और पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा है। और इसका जवाब जो है ना पूरी दुनिया दे रही है। भाई पाकिस्तान जो है वो FATF में है, ठीक है, ग्रे लिस्ट में। तो यहां पे लगातार टर्की सपोर्ट करता है पाकिस्तान को कि FATF से हटाओ, अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालता है। प्लस जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, भाई इन आतंकवादियों को पैसा कहां से आता है, कहीं ना कहीं से तो पैसा आ ही रहा है। टर्की के ऊपर यह आरोप लगते हैं कि टर्की इनको पैसा देता है, टेरर फाइनेंसिंग करता है। इसीलिए रिसेंटली अगर हम बात करें, भाई देखो एर्दोगान जो है, एर्दोगान अभी फरवरी में 2020 में आए, और उन्होंने पता है क्या बोला था, उन्होंने शुरुआत ही की थी, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं है, भारत के भी अपने दोस्त हैं, पाकिस्तान के भी इंटरनेशनल रिलेशंस में चलता है। तो एर्दोगान जो है वो इस्लामिक पार्टी के लीडर है, और वो अपने आप को न्यू एज ऑटोमन कैलिफ जो है, मतलब एक तरीके से मुस्लिम लीडर, वो अपने आप को पूरी दुनिया का बताते फिरते हैं। तो इसीलिए टेरर फाइनेंसिंग। फिर यहां पे जब पाकिस्तान, अभी एर्दोगान पाकिस्तान गए तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, ठीक है, जिससे यह साफ हो गया कि एर्दोगान जो है वो पाकिस्तान का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। 24 सितंबर 2019 को एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोला था कि आप लोग फेल हो चुके हैं, कश्मीर पे प्रॉपर अटेंशन दी ही नहीं है, और 72 साल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी तक रिजॉल्व ही नहीं किया है। अरे भैया रिजॉल्व इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान है, ठीक है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। और पहली बात तो रिजॉल्व ही क्यों करें जब कश्मीर हमारा है। हम चाहें तो POK भी दोस्तों रातों रात ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत इज्जत करता है। भारत, हमारी संस्कृति में ये नहीं है चलो ठीक है जो तुम्हारा है, तुमने जो छीन के ले लिया वो हम कभी भी ले लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही 5 अगस्त को 370 हटाया गया, तुरंत ये इमरान खान तो पगला गए थे, वो तो यूनाइटेड नेशन पे जाकर रोने लगे कि ये है वो है। तो उसके बाद टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी स्टेटमेंट जारी किया कि आर्टिकल 370 ज्यादा टेंशन बढ़ा सकता है, समझे, ये चीज है। अब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। ये तो आपने समझा कि क्यों पाकिस्तान टर्की एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, कल्चरल रिलेशन है। टर्की कश्मीर में बोलेगा, पाकिस्तान भी बोलेगा। वीगुर मुस्लिम के लिए चुप है। पूरी दुनिया में जिस तरीके से मुस्लिमों का यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें लोग कुछ नहीं बोलेंगे। चाइना जिस तरीके से वीगुर मुस्लिम के साथ, आपकी रूह कांप जाएंगी दोस्तों, आप जब स्टोरीज पढ़ेंगे वहां पे टॉर्चर हो रहा है बकायदा। 10 लाख शिनजियांग प्रोविंस ने बंद कर दिया डिटेंशन कैंप में चाइना ने। टर्की उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर जो है ये उनके हित में है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है। अब देखिए डिप्लोमेटिक अलायंस ये एर्दोगान के समय ज्यादा हुई है। आपको मैं इंडिया टर्की रिलेशंस के भी बारे में बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि भारत और टर्की दुश्मन है, भाई दुश्मनी किसी के नहीं है। भारत और टर्की के भी दुश्मन नहीं है, भारत और टर्की दुश्मन। दोनों के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक है ना काफी बढ़िया। हमने खिलाफत मूवमेंट जारी किया था, भारत ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था, टर्की के लिए ही खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है। लेकिन अभी जो इतना ज्यादा सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान, एर्दोगान जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो दिक्कत है। 2015 में दोस्तों $26.5 बिलियन हमारा बायलैटरल ट्रेड रिलेशन था इंडिया और टर्की का। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन किया है। 2009 में इसरो ने बाकायदा 23 सितंबर 2009 को टर्की फर्स्ट नैनो सैटेलाइट ITUP-SAT-1
इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ ही मिलकर बनाई थी। डिफेंस कोऑपरेशन भी हमने किया है। ऐसा नहीं है, जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे उसके बाद 1986 में जब डिफेंस कोऑपरेशन हुआ था तो हम एक दूसरे का साथ दिए हैं, लेकिन इतना नहीं जितना देना चाहिए। और अभी प्रेजेंटली रिश्ते काफी बिगड़ गए हैं। प्रेजेंटली रिश्ते एक और देश से बिगड़े हैं, मलेशिया से। मलेशिया से रिश्ते तब बिगड़े जब जाकिर नायक, जो कि भारत में ही पला बड़ा और बहुत उल्टी सीधी बातें बोलता है, वो बाहर रह रहा है, मलेशिया में रह रहा है, और भारत ने बोला कि आप उसको हमको सौंप दो। मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने मना कर दिया। और महातीर मोहम्मद भी ऐसे हैं कि वो क्या कहते हैं कि भारत के खिलाफ बहुत भर भर के बोले। जब कश्मीर हमारा 370 हटा तो वो भारत के खिलाफ बोले। तो ये एक जो डिप्लोमेटिक अलायंस है ना, ये मलेशिया हो गया और ये टर्की हो गया है, पाकिस्तान हो गया, मतलब कश्मीर को एकदम घेरने की कोशिश है पाकिस्तान, टर्की और बाकी और भी जो देश है जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा नहीं है, ये इंडिया के अगेंस्ट में जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह कि महातीर मोहम्मद जो हैं वो मलेशिया के प्रधानमंत्री पद से हट गए हैं, उसमें भी बड़ा नाटक हुआ था। अभी यासीन आए हैं, वो थोड़े से प्रो इंडिया हैं। तो ये ग्लोबल अलायंस है, तो क्या भारत को डरना चाहिए? बिल्कुल भी भारत को डरना नहीं चाहिए। भारत क्यों डरेगा यार, भारत खुद ही एक लीडर है। देखिए, भारत के साथ पूरी दुनिया है। टर्की भी भारत को अपोज देखिए अभी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि टर्की बिल्कुल एकदम कट्टर दुश्मन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत तो ये भी बोलता है कि हमको पाकिस्तान से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आतंकवाद रोक दो, हम आपसे बातचीत करेंगे, हमको क्या भाई, आप हमारे पड़ोसी हो, आप हमारे छोटे भाई हो। भारत का तो ये स्टांस रहता है। चाइना से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बदतमीजी करोगे तो हम चुप बैठेंगे नहीं। और पाकिस्तान की हालत आपको पता ही बहुत ज्यादा खराब है इस समय। साथ ही साथ पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ में एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वहां पे कट्टरपंथी बहुत इमरान खान के ऊपर उठा के दबाव डाला हुआ है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, सच में। ऊपर से चाइना का भयानक तरीके से इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान चाइना के डेट ट्रैप में फंस गया है। भारत को पूरी दुनिया का साथ है, अमेरिका का सबसे बड़ी बात है, भारत को अमेरिका का साथ है। टर्की पाकिस्तान दोनों ही, जब कोल्ड वॉर था, पाकिस्तान के एलाई थे, लेकिन अब पाला बिल्कुल बदल गया है। तो इधर अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ है, जापान हो गया, यूरोप हो गया, बड़े बड़े देश जो है वो भारत के साथ है। सबसे अच्छी बात यह है, और इसलिए भी साथ है क्योंकि उसमें उनका भी इंटरेस्ट है। उनको पता है कि अगर हमको चाइना को काउंटर करना है तो भारत को यहां पे उठाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिलहाल ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान और टर्की बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप भी अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में दीजिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।